अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक और सुबह में वेलकम कहते हैं। कामयाबी सभी को अच्छी लगती है, लेकिन कामयाबी तक का सफर कोई तय करना चाहता नहीं है। किसी के लिए कामयाबी ये है कि उसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, और लोग कहते हैं कि ये कामयाबी नहीं है, लेकिन भाई वो कह रहा है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो आपको क्या मसला है। और फिर दूसरी तरफ कोई एक बंदा है, वो टूटे फूटे घर में रह रहा है, आप उसको कामयाब नहीं समझते, लेकिन वो एक आर्टिस्ट है, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसमें खुश है। तो असल में कामयाबी क्या है, और कामयाबी तक पहुंचने के सफर हमेशा लंबा ही क्यों होता है, ये शॉर्टकट्स क्यों नहीं है इसमें, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो हर फन मोल है। नौरीन गफ्फार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नौरीन साहिबा इस वक्त रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी खवातीन के लिए जो है उसकी कन्वीनियर भी हैं। इसके अलावा खुद एंटरप्रेन्योर हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी अब आ चुकी हैं। ऐसी फील्ड कि इन्होंने आते साथ मर्दों की ये दुखती रग जो है, कुछ हमारे यहाँ पर माशरे में चीज़ें हैं जो मर्दों के लिए डेडिकेटेड हैं, ठीक है, कहा जाता है ऐसा, वहाँ पर भी अब ये पहुँच चुकी हैं। फॉर्मर बैंकर हैं और उस चीज़ का इनको कितना फ़ायदा है, आज इसी तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आई एम रियली ऑनर्ड कि आप लोग ने मुझे इस काबिल समझा और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब कुछ पढ़ने में हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे तो लगे। लेकिन आई रियली लाइक इट, आपने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की। अरे थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी स्ट्रगल के ऊपर अगर हम लोग बात करें, आप इटसेल्फ इतनी चीज़ें लेकर चल रही हैं पहले, और कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ और अभी तक का सफ़र। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो इस तरह की सक्सेस स्टोरीज देखना चाहते हैं ताकि वो उनसे इंस्पायर हों। ओके, दैट्स वंडरफुल। एक्चुअली जिस दिन से करियर स्टार्ट करने का सोचा था, तो आई वांटेड टू बी द बैंकर। Okay. So the journey was going very nice. Basically from Karachi, MBA finance किया, and then MBA complete ही हुआ था and I got the job. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं पीछे इसलिए जाना चाहूँगी कि मुझे हमेशा से शौक था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, कैसे होता है। तो आई यूज़ टू अप्लाई एंड माई डैड वॉज अ ग्रेट सपोर्ट। वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। मैं उन्हें बता देती थी कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है। सो आई वॉज ऑलवेज बैकअप थी मेरे पास डैडी की। तो आई अप्लाइड इन डिफरेंट प्लेसेस, और जब भी मैं इंटरव्यू देने जाती थी मुझे लगता था ये जॉब मुझे ही मिलेगी। ये कॉन्फिडेंस था हमेशा से। आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन, बट स्टिल विद माई वर्क अल्हम्दुलिल्लाह आई डू माई होम वर्क फर्स्ट। तो आई वर्कड इन ड्यूपॉन्ट, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम। ड्यूपॉन्ट में मैंने काम किया था फॉर फेयर 3 months जस्ट टू हैव एन एक्सपेरिमेंट कि कैसा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है। वहाँ पे हर चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से है। एवरीबडी नोज व्हाट ही और शी हैज़ टू डू, किस तरह से क्या प्रोसेस है। तो वो एक प्रोसेस पता चल गया एंड दे लाइक माई वर्क सो मच कि मुझे उन्होंने जॉब ऑफर किया। लेकिन आपको पता है पैशन वॉज, करियर वॉज टू बिकम अ बैंकर। बिल्कुल। सो एक तरफ 70,000 की 2004 में ऑफर थी और एक तरफ 16,000 की, ठीक है ना। तो you have to choose money or the career. So it was my passion, so I went for my career. अल्हम्दुलिल्लाह करियर स्टार्ट किया मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के उस पे, एंड देन बैंक में आपको ट्रेनिंग जब दी जाती है तो हर डिपार्टमेंट में यू सर्व योर टाइम। बिल्कुल। तो जब हर डिपार्टमेंट सर्व करते हैं तो जो कुछ एडवाइजर्स होते हैं ना, हाँ, तो हमें हर वक्त हर लम्हा कोई ना कोई एडवाइस करता होता है, एंड आई ऑलवेज यूज टू लिसन, क्योंकि लिसनिंग की स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब इतना सुन लेते हैं ना तो फिर बोलना भी पड़ता है। तो इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ पिछले 4 सालों से। तो उससे पहले सिर्फ सुनती थी, बिकॉज सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से आप एब्जॉर्ब करते हैं और अपने हिसाब से अपनी चीज़ें करते हैं। तो व्हेन आई गॉट इनटू बैंकिंग इट वाज सो मच फन कि आई स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड देन आई लैंडेड इन अ वेरी बिग डिपार्टमेंट विच इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट लेंडिंग। कॉर्पोरेट लेंडिंग में यू हैव बिग कस्टमर्स, बिलियंस की ट्रांजैक्शंस आपने स्ट्रक्चर करनी है, उसमें मल्टीपल फैसिलिटी स्ट्रक्चर, बिकॉज आप पूरे बिजनेस को स्टडी करते हैं। सो बैंकर हर इंडस्ट्री का एक्सपर्ट होता है। अच्छा, सबसे पहले क्या डिफरेंसेस थे, क्योंकि आप एक खातून थी और बाकी जो होंगे वो ज़ाहिर है मर्द हज़रात होंगे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उस हवाले से भी बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज
I believe in gender blind. So कभी मैंने अपने आप को उस तरह से खतून दिखाया नहीं. लेकिन किसी ने आपको उस तरह से ट्रीट किया Yes, बहुत बार सिंपैथीज देते हैं. मुझसे एक्चुअली बहुत सारे मेरे मेल कॉलीग्स बहुत ज़्यादा जेलस इसलिए होते थे क्योंकि अगर स्ट्राइक हो गई कराची में, मैं पहुंच जाती थी तो मेरे बॉस कहते थे कि नौरीन पहुंच गई है, तुम क्यों नहीं पहुंचे? लड़की होके पहुंच गई. सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज. तो कहते थे तो पागल हो, घर बैठो तुम, टेक एडवांटेज ऑफ बीइंग अ वुमन. सो one should not, because end of the day you are a human being, you are a business person and you are an individual. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मेरे और आप ख्याल से देखिए इन सब चीज़ों से ज़्यादा पैशनेट होना इम्पोर्टेंट है. क्योंकि Passionate वो तो- सब तो वो भी थे, लेकिन पैशनेट शायद सिर्फ आप ही थी, तभी पहुंच जाती थी हर जगह. ये आई लव माई जॉब. मुझे अपना काम बहुत पसंद था. मुझे पता नहीं चलता था कितनी देर लग गई, क्या हुआ, बिकॉज लर्निंग थी एवरी डे. मेकिंग, ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स विद द लॉयर इज़ नॉट एन ईजी टास्क. उस पर एक लर्निंग एक्सपीरियंस था. फिर उसके बाद फैसिलिटी स्ट्रक्चर करना डिफरेंट बिजनेसेस के लिए. अब वो वाले जार्गन्स हम उस तरह से मॉर्निंग शो पे इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट. और बैंकर के लिए जो भी बैंकर बनता है ना, उसको हमारी एक बाइबल होती है. सिंस डे वन आई हैव बीन ट्रेन्ड कि जिस भी इदारे में जाएं, पहले 2 दिन तो सिर्फ आपने उसका SOP पढ़ना है, उसकी स्ट्रक्चरिंग पढ़नी है और ऑब्जर्व करना है बिफोर गेटिंग फ्रेंडली विद पीपल. लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल ना शॉर्टकट है ना, जल्दी से फ्रेंड्स Shortcut बनो, है. और वो फ्रेंड्स जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं आपके लिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम है. लेकिन सब कुछ जब अच्छा चल रहा था बैंकिंग में, आपका पैशन भी था, फिर वहां से ये कंस्ट्रक्शन तक का, चैम्बर तक का सफर. कंटिजेंसी प्लान्स आपको बहुत ज़रूरी होते हैं. जब तक बाबा के घर होते हैं ना तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं. सो एंड व्हेन यू गेट मैरिड, उसके बाद भी चीज़ें बहुत सही रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि माय हस्बैंड इज़ अ डाई हार्ट. मेरे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट है. बट माय सन 4 साल बाद मेरा बेटा हुआ, उसके बाद ही वाज सफरिंग अ लॉट बिकॉज आई वाज इन द मिडिल मैनेजमेंट. और मिडिल मैनेजमेंट में यू गॉट टू सिट लेट. हाँ. और उसमें यू नो सुबह 9 बजे से लेके रात को हाँ, कोई टाइम ही नहीं. नो टाइम, बिकॉज कोई काम नहीं है फिर भी यू हैव टू सिट. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस कि यू डोंट हैव वर्क बिकॉज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. सो एवरीबडी वांट्स टू सप्रेस, बिकॉज जिस डिपार्टमेंट में मैं थी विच वॉज लेंडिंग, उसमें खवातीन बहुत कम है बिकॉज उसके प्रेशर्स बहुत हैं. बिकॉज यू नो अंडर योर रिकमेंडेशन एंड आप लोन अप्रूव करते हैं, मतलब करोड़ों अरबों रुपया आपकी रिकमेंडेशन से. तो दैट्स वाई देयर इज लॉट ऑफ रिस्क. तो वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुझे रिस्क भी है और बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है. एब्सोल्युटली. तो अब हम वापस आएंगे जरा सक्सेस की तरफ भी, लेकिन पहले एक सेगमेंट है हमारा पर्सनल ग्रूमिंग. तो आपकी इजाजत के साथ हमें उधर भी बढ़ना है. Okay. पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ देखते हैं कि आज क्या हमें बताया जा रहा है, किस चीज़ के बारे में सीख दी जा रही है. देखते हैं, वापस आएंगे, यहीं से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे. अब तक हमने जितनी गुफ्तगू की है उसमें हमने पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मुख्तलिफ मौज़ुओं पे बात की है. लेकिन आज से अगली कुछ एपिसोड्स तक जो मैं आपके लिए गुफ्तगू लेकर आया हूँ वो है ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो या तो मैनेजरियल रोल में हैं या मैनेजर से एक सीनियर लीडर रोल में जाने की ख्वाहिश रखते हैं या उस ट्रेजेक्ट्री में हैं, उस फेज़ में हैं. और उन लोगों के लिए भी जो एस्पायर करते हैं कि उन्होंने कोई मैनेजमेंट रोल लेना है अपनी कंपनी में, अपने इदारे में. हम मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे, वर्क प्लेस के हवाले से, कल्चर के हवाले से, डाइवर्सिटी के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से, और आप कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने करियर लैडर में, आप कैसे ऊपर आ सकते हैं एक मैनेजरियल पोजीशन पे, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों से इज्तनाब करना है. तो इस पे कुछ अच्छी अच्छी बातें और कुछ अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. तो आज जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है मॉडर्न वर्क प्लेस. अच्छा, वर्क प्लेस और मॉडर्न पे हम बाद में जाएंगे. जब आपको कोई कहता है ऑफिस जाना है या वर्क प्लेस, तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और सोचें कि जहन में सबसे पहले क्या आता है. ये सवाल आज से 10-20 साल पहले या चलो 25 साल पहले भी कोई करता
तो एक दफ्तर आता जिसमें बहुत सारी फाइलें लगी हुई हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे रूम्स हैं, फाइल रूम, जिस पे सीढ़ी लगा के फाइल उठा के खोलना है, काम करना है। कोई टाइपराइटर पड़ा होगा। 10 साल पहले किसी से सवाल पूछा जाता तो क्या होता? हाँ जी, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, फाइलें फिर भी मौजूद हैं, और एक अजीब सा समा है। लेकिन एक टीम वर्क हो रहा है, कोलैबोरेट कर रहे हैं, लोग मिल के बैठते हैं, कहीं पे मिल के लंच कर रहे होंगे। आज जब आप अपने दफ्तर के बारे में सोचते हैं, ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं, तो क्या ख्याल आता है? जूम पे मीटिंग चल रही है, गूगल मीट पे मीटिंग चल रही है, कोई लैपटॉप खोल के घर में किसी कोने में बैठा है, तो कोई किसी कॉफ़ी शॉप में बैठा काम कर रहा है। किसी दफ्तर में जाएंगे तो लोग लाउंज में बैठे काम कर रहे होंगे। कोई वो बड़े बड़े दफ्तर नहीं रहे, वो बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े कमरे नहीं रहे। कुछ लोग क्यूबिकल्स में काम कर रहे हैं, तो कुछ क्यूबिकल से भी निकल चुके हैं। पहले आपको एक ही तरह के लोग नजर आते थे कि सब ने एक ही तरह के कपड़े पहने हैं, एक तरह का सूटेड बूटेड हैं, या सिर्फ मर्द हजरात हैं और ख़वातीन नहीं हैं। अब आपको ऐसा वर्क प्लेस तो नज़र ही नहीं आएगा। मॉडर्न वर्क प्लेस सिर्फ वो इदारे या वो वर्क प्लेसेस नहीं रहे जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा हो कोलैबोरेट करने के लिए। कोविड ने तो तकरीबन बहुत सारे बिजनेसेस और वर्क प्लेसेस को मॉडर्नाइज कर दिया, फोर्सफुली मॉडर्नाइज कर दिया। कोविड एक जो है एक बहुत महलिक बीमारी आई, लेकिन उसने एज अ कैटलिस्ट डिजिटल एक्सेलरेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जितनी डिजिटलाइजेशन अब हमारी ज़िंदगियों में है, हमारे दफातर में है, हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये आज से 5 से 10 साल पहले इतनी ज़्यादा शायद हमने इमेजिन ना की हो। सो अब मॉडर्न वर्क प्लेस है क्या? मॉडर्न वर्क प्लेस है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना है, कोलैबोरेट करने के लिए, फ्लेक्सिबल रखना है, और अच्छे डिसीजंस तभी आएंगे, तभी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो टेक्नोलॉजी है, जो टूल्स हैं जो आपको इनेबल करेंगे इस वर्क प्लेस को मॉडर्न बनाने में, वो एक मीन्स टू द एंड है। इसमें बहुत सारी और चीज़ों का भी किरदार है। सो मॉडर्न वर्क प्लेस एक बड़ा बज़वर्ड बन गया आजकल, और हर कोई ये यूज़ कर रहा है। जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी का तो एक एलिमेंट है, एक किरदार है आपके वर्क प्लेस को मॉडर्न बनाने में, क्योंकि अब वो 21वीं सदी के जो दफातर हैं वो अब फैक्ट्रियाँ नहीं रहीं कि आप क्लॉक इन करें, क्लॉक आउट करें। एक बंदा आ रहा है, एक बंदा जा रहा है, एक ख़ास टाइम पे आ रहा है, एक ख़ास टाइम पे लोग जा रहे हैं, और जो आउटपुट है वो इतनी रॉ नहीं रही। अब लोग चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हों, और इंगेज तब होते हैं जब वो एम्पावर्ड होते हैं, जब वो ये जानते हैं कि हमारे पास ना सिर्फ टूल है, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, और एक ऐसा कल्चर है जिसमें हम अगर इकट्ठे एक जगह पे नहीं भी हैं लेकिन मिल के काम कर रहे हैं। कोलैबोरेशन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो टेक्नोलॉजी ने आसान कर दी है। हम एक एपिसोड पे कुछ टूल्स पे बात करेंगे, वर्क फ्रॉम होम पे भी बात करेंगे। सो अपने वर्क प्लेस को मॉडर्न बनाने के लिए आपको किस किस्म की स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली दरकार होगी, थोड़ा उस पर बात करते हैं। सो सबसे पहले तो एक विजन चाहिए, और वो विजन है कि विद द एंड इन माइंड आप चाहते क्या। अब हमने देखा कि बड़े बड़े ऑफिसेज और उनके रेंट्स आर नो मोर रिक्वायर्ड, लोगों को ये नहीं चाहिए। और लोग अगर डाइवर्स हैं तो लोग समझते हैं कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा इम्पैक्ट ज़्यादा है। डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉलिसीज़ पहले अपने अंदर लेकर आनी है। कल्चरल डाइवर्सिटी, जेंडर, रेशियल, सारी चीज़ों पे एक एपिसोड पे मैं बात करूंगा कि डाइवर्सिटी को कैसे सेलिब्रेट करना है और इनकलकेट करना है। आपने एक कल्चर क्रिएट करना है कोलैबोरेशन का। आपने एक कल्चर क्रिएट करना है जहां पे एम्प्लॉयज़ और आप एज मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल हों, लेकिन साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी हो, ताकि एम्प्लॉयज़ एम्पावर्ड भी हों, उनके पास स्किल्स भी हों, उनके पास टूल्स भी हों। तो जाके आप कहेंगे कि हाँ, अब हम अपने मॉडर्न वर्क प्लेस की तरफ ट्रांसफॉर्म हो गए। अभी भी बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, बहुत सारी सीनियर मैनेजमेंट के ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो अभी भी नहीं परवाह करते हैं चीज़ों की। उन्होंने अपने जो सर है वो एक सैंड में घुसाया हुआ है, नीचे घुसे में, और कुछ भी नहीं देख रहे इर्द गिर्द, लेकिन इर्द गिर्द लोग चेंज हो रहे हैं। और ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि बिजनेसेस इवॉल्व हो रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वक्त चेंज हुआ है, कस्टमर्स इवॉल्व हुए हैं, आपके एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो चुकी हैं। सो इसमें जो की ड्राइवर्स हैं और या चैलेंजेस होंगे, वो सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया, कि आपका जो इदारा है वो ही नहीं बदल रहा। मसलन मैं लोगों को लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स दे दिए कि आप घर से काम करें, लेकिन अब आपने
कनेक्ट तो करना है दफ्तर में ही सर्वर पे पहले, तो आप पहले VPN करें, फिर इंटरनेट स्लो है। तो अगर इदारे की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि आपने सुबह 9 बजे आके अपनी तस्वीर दिखानी है कैमरे में कि आप आज बैठ के काम कर रहे हैं, और आपने 5 बजे फिर तस्वीर दिखानी है कैमरे में आके कि आपने आज क्या काम किया है। तो पॉलिसीज़ अगर इदारा नहीं बदल रहा तो फिर मॉडर्नाइज होने की भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अपने आप को भी फ्लेक्सिबल करना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अपने टीम को ट्रस्ट करना है, उन्हें ये मौका दें कि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे आपको डिलीवरेबल्स दें, आप उनको उनके KPIs पे जज करें, ना कि ये कि तुमने 9 से 5 तक आज क्या किया। उन्हें टास्क दें और उनको एम्पावर करें कि वो टास्क को अचीव करें। मॉडर्न वर्क प्लेस के अंदर जो सबसे बड़ा इनेबलर है यकीनन वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करें। आजकल बहुत सारे टूल्स हैं, उस पर हम बात करेंगे, जो आपको मदद दे सकते हैं कोलैबोरेट करने की। जैसे एक वक्त होता था कि आप एक कमरे में बैठे एक मीटिंग कर रहे हैं, 4 लोग एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं या कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, मिल के एक दूसरे के साथ आइडियाज़ बाउंस ऑफ कर रहे हैं, और बाद में एक ब्रेक के दौरान भी आप लोग चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं या लंच कर रहे हैं या स्नैकिंग कर रहे हैं या जस्ट वॉक कर रहे हैं कॉरिडोर में दफ्तर में, तो उन्हीं आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं। सो इसका बड़ा इम्पैक्ट होता था। लेकिन अब ये सब कुछ एक डिफरेंट तरीके से किया जा रहा है, और जैसे कि दफातर खुल रहे हैं, बट हकीकत यह है कि कभी भी रिटर्न टू ऑफिस 100% नहीं होने वाला। ये एक रियलिटी, अभी एक एक्सेप्टेड रियलिटी है कि वर्क फ्रॉम होम भी चलेगा, कुछ लोग ऑफिस जाएंगे जब ज़रूरत होगी, जब दरकार होगा, हाइब्रिड होगा। हम वर्क फ्रॉम होम पे अभी थोड़ा सा डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। तो इसका जो समरी है वो क्या है, वो ये है कि मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न वर्क प्लेस कल्चर अगर आप लेके आएंगे तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने कस्टमर्स को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाली मैनेजमेंट है। मज़ीद बात करेंगे अगली एपिसोड्स में बहुत सारे और रेलेवेंट टॉपिक्स की वर्क प्लेस के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी, वेलकम बैक टू द शो। नौरीन, मुझे ये बताएं कि सक्सेस मिल जाए शॉर्टकट से, इसके कितने % चांसेस हैं, और क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं? 0.01% चांस है कि आपको शॉर्टकट से मिल जाए। बैंकिंग में हमने एक चीज़ सीखी थी कि जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो रिसेशन में रह जाते हैं, और जो सिफारशी होते हैं ना, जो जब बूम था 2005 में ना, तो एवरीबडी गॉट द जॉब, शिफ्टिंग हुई, बाकलेज आया, फलाना आया, मतलब एक बंदा 25 पे हायर हुआ था, 75 पे उसको हायर कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो उसमें मुझे काफ़ी जेलसी भी होती थी मैं कि व्हाट इज़ दिस, कि मुझे नहीं और उन्हें ऑफ़र हो गई, ऐसा क्यों हुआ। तो माय प्रोफेसर एंड माय मेंटर, मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि वे बैक अगर आप आगे जाओगी 12 साल 20 साल बाद मिलोगे ना, तो योर मोरल विल बी हायर देन देम, बिकॉज दे डिडंट लर्न एनीथिंग एंड दे गॉट देमसेल्फ एक्सपेंसिव। तो उनके लिए मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। तो आपका मोरल और उसके मोरल में बहुत फ़र्क होगा। तो शॉर्टकट्स नहीं हैं, और अगर शॉर्टकट है भी तो वो बहुत छोटी ज़िंदगी लेके आते हैं, और अगर आप उससे गिरते हैं ना, तो कुछ लोग अच्छे होते हैं, उन्होंने कोई नेक काम, किसी की दुआएं लग जाए तो वो अपने आप को संभाल लेते हैं। हाँ। बाकी लोग गिर के ऐसे गिरते हैं कि वो उठ नहीं पाते। ठीक। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि शॉर्टकट ना करें। आपने एक बीच में यूज़ किया कि मेंटोर। हाँ, मेंटोर कितना ज़रूरी है सक्सेस हासिल करने के लिए? क्योंकि हम रोल मॉडल्स तो बना लेते हैं कि हमने ऐसा बनना है, आप उससे कभी मिल नहीं पाए, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ उससे सीखा नहीं आपने, लेकिन आप जब एक आपका मेंटोर होगा जो आपको हर कदम पर सिखाएगा। मेंटर्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई ऐसा शख्स होना ज़रूरी है जो आपको बताए, गाइड करे कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं, और उसके साथ आप बेतकल्लुफ़ी से पूछ सकें कि सर दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड दिस इज़ व्हाट वेयर आई वांट टू गो। वहाँ फिजिकली प्रेजेंट हो आपको गाइड करने के लिए? फिजिकली प्रेजेंट हो ना हो, गाइडेंस होनी चाहिए। मतलब दीज डेज वर्चुअली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो हमें न्यू नॉर्मल पे जाना बहुत ज़रूरी होगा। तो उसके बेसिस के ऊपर मेंटोर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेंटोर की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। हाँ, देखें, आप रिजिड हो जाते हैं ना जब आप जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं सक्सेस की, तो आप रिजिड होना शुरू होते हैं।
कहते हैं नहीं मैं तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप अपने मेंटोर को जब नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो वो आपके लिए बड़ा ख़तरनाक एलिमेंट हो जाता है। तो मेंटोर की सुननी ज़रूर है, उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके उनकी जो एडवाइस है वो अपने हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आपने एडजस्ट करनी। अब ये चीज़ आप पे छोड़ दी गई है ना कि आप उसको कैसे समझते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? क्या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेशन हासिल करके ही बिज़नेस किया जा सकता है, या वैसे भी कर सकते हैं आप अगर पैशनेट हों, आपको पता हो कि आपने कैसे करनी है? डिग्री इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एवरीबडी सेज कि भाई बिल गेट्स वाज अ ड्रॉप आउट, राइट? लेकिन हाउ डिड ही गेट सक्सेसफुल? बाय रीडिंग। हमारे दीन में पहला लफ्ज़ है इकरा। इकरा, पढ़ो। इकरा, रीड। तो जब भी आप एनालिसिस किसी भी पर्सनालिटी का करते हैं ना, यू रीड दैट पर्सनालिटी, यू रीड दैट पर्सनालिटी। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से मुराद डिग्री नहीं है। तो जब भी आप बिजनेस एडमिन, अभी जितनी भी चीज़ें कर रही हूँ सारा कुछ, बिकॉज आई कॉल माई सेल्फ, मैंने कोविड के अंदर अपने आप को बिजनेस नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट कहा है। वाई? बिकॉज यू नेम अ डिज़ाइनर, आई हैव अ कॉन्टैक्ट, यू नेम अ एक्सपोर्टर, आई हैव अ कॉन्टैक्ट, एनीबडी एनीवेयर। बिकॉज द न्यू नॉर्मल इज कनेक्टिंग द डॉट्स। जितना जल्दी समझेंगे उतना बेहतर होगा। और लोगों की इंडोर्समेंट के लिए हम सारे बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं कि कोई कहते भाई कि हलीमा कितनी प्यारी लग रही हो। क्या हलीमा को नहीं पता कि वो प्यारी लग रही है? तो ये उसे खुद पता होना चाहिए कि वो कितनी प्यारी लग रही है। इसीलिए मैं आपको नहीं कहता क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है। अच्छा लगता है कि अगला इंडोर्स करे, लेकिन उसके लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए उससे। बिकॉज द फर्स्ट लेसन व्हेन आई स्टार्टेड माय बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमारे सर थे नवेद। उन्होंने पहले दिन ही हमें ये बात सिखा दी थी, नो एक्सपेक्टेशंस, नो फ्रस्ट्रेशन। नो एक्सपेक्टेशंस, नो नो फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन। और ये जितनी भी फ्रस्ट्रेशंस आप देख रहे हैं ना, इतने सारे साइकोलॉजिस्ट के कितने काम चलना शुरू हो गए। बिकॉज हमने लोगों की इंडोर्समेंट, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, ये तमाम वर्ड्स जो है ना हमने बहुत ज़्यादा सुनने शुरू कर दिए जो हम कभी नहीं सुनते थे। मुझे भी होने लगे पैनिक अटैक्स क्योंकि मैंने ये वर्ड इतना पढ़ लिया कोविड में। सो माय फ्रेंड, अभी हमने ना इंटरनेशनल चेंबर में इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ हमने किया उसमें कोविड के ऊपर, क्योंकि मैंने जब पहली कोविड डोज लगवाई तो बिकॉज ऑफ माय समथिंग तो मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर ड्रॉप कर गया। ठीक। बट उसके बाद मैं दूसरे के लिए डरी थी, तो फिर मैंने सेशन लिया तो दूसरे डोज के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि वो एक आपके सबकॉन्शियस साइकोलॉजिकली वो चीज आपके जहन में चल रही थी, सुन रहे थे उसके बारे में ना बार-बार। इतना ज़्यादा अब आई हैव स्टॉप्ड, मतलब कि इतना ज़्यादा पढ़ना ऑन दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज नाउ द न्यू नॉर्मल। मास्क पहनना है, हाथ साफ करने हैं, सैनिटाइज करने हैं, ये अब तो तमाम ये समझ भी चीज़ें लेना फॉलो करने चाहिए। हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम लोग सक्सेस की जब बात कर रहे हैं, शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं, पहले तो ये चीज़ कि सक्सेस है क्या, क्योंकि हर किसी के लिए इसकी डेफिनेशन अपनी अपनी है। For me, success is when people start copying me, I think I'm successful. किसी की अपनी अच्छा, डेफिनेशन है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। So success define नहीं की जा सकती because for you it will be different for. अच्छा, सक्सेस को हम सुकून के साथ जोड़ सकते हैं? Yes, why not? क्योंकि किसी के पास ज्यादा पैसे, उसको उसमें सुकून हासिल है। कोई अपने छोटे से घर में भी अगर अपनी फैमिली के साथ खुश है, उसके लिए वो सुकून है। Absolutely. लेकिन तो कुछ ये लोग भी तो- ऐसे भी होते हैं जो बहुत पैसा कमा के भी सुकून की जिंदगी हासिल नहीं कर पाते। उनके लिए सक्सेस क्या है? उनके लिए सक्सेस क्या है? वो उनको पता होगा। वो हाँ, that's what it is, क्योंकि वो ही बता सकेंगे बेहतर। क्योंकि मेरे लिए तो सक्सेस यही है कि भाई मुझे कोई कॉपी करना शुरू कर दे, तो जो बात मैं 2019 में बोलती थी 2019 के आखिर में बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। आपने कहा कॉपी करने के बारे में। हाँ। अगर आप किसी को कॉपी करें तो क्या आप उसकी सक्सेस तक पहुंच सकते हैं, या आपको अपना ही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा? एफर्ट तो हो जाती है, वो फिर जो कॉपी जिसको किया है तो उसको फॉलो भी करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी एफर्ट को फिर वो कॉपी करना शुरू करते हैं कि वाई जो वो शॉर्टकट कोशिश करते हैं ना उनके स्टाइल को कॉपी करने के लिए, तो उनको थोड़े थोड़े असरे में पता चल जाता है कि कुछ मिसिंग है। ठीक। तो दे स्टार्ट फॉलोइंग द हार्ड वर्क एज वेल। तो जो लोग आपको कॉपी करते हैं तो वो बेसिकली
they are making an effort. अच्छा जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और आप अब कॉपी करें जो हम आपको सिखाएंगे फिटनेस के सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग पीपल, वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग एपिसोड। और ये एपिसोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लास्ट एपिसोड की तरह हम इंजरीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं और इंजरीज़ बहुत अहम है डिस्कस करना, और इंजरीज़ को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा अहम है। सो होता ये है कि हर इंसान अपनी लाइफ अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहता है, और जब वो उस सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी फिज़िकल लुक्स के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर जब काम करता है, तो दे स्टार्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन 95% ऑफ द पॉपुलेशन जब भी सोचती है कि यार मैंने अपने आप को फिज़िकली बिल्ड करना है, तो वो दे स्टार्ट विद रनिंग, दे स्टार्ट विद वॉकिंग तो बेहतरीन है, मगर देन उसका जो वॉक का जो नेक्स्ट लेवल होता है वो है रनिंग। और मेजॉरिटी लोग रनिंग स्टार्ट कर लेते हैं, और रनिंग के अंदर हम लोग अपने अर्गोनॉमिक्स, अगेन जिस तरह हमने आपके साथ शेयर किया था, अपने पॉस्चर को हम उसका ख्याल नहीं रखते। और मैनी टाइम्स द मेयर रीज़न हमें जो इंजरीज़ होती हैं वो ये होती हैं कि हम एक हमारी बॉडी की अलाइनमेंट के अगेंस्ट खड़े होते हैं, या बॉडी की अलाइनमेंट के अगेंस्ट हम पूरा दिन गुजारते हैं अपने 24 घंटे ओवर एंड ओवर अगेन, और इस वजह से हमें इंटरनली हमारी बॉडी, हमारे जॉइंट्स में काफ़ी मसाइल हो जाते हैं, वो परमानेंट हो जाते हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक और इम्पॉर्टेंट मेजर इंजरी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स डेफिनेटली जब आप दौड़ लगाते हैं, और बिल्कुल अगर आपने अभी नई अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट की है, सो दिस इज़ व्हाट वेयर यू स्टार्ट विद। और घुटने की इंजरी के बाद जो मेजर सेकेंड टॉप पे जो इंजरी आती है वो है एंकल इंजरी, टखने की इंजरी। सो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू हील योर एंकल इंजरी, और आप ऐसी क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपने आप को रिकवर करने के लिए और अपने एंकल जॉइंट को बिल्ड करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे राइट हियर एंड वी विल बी राइट बैक। ऑलराइट गाइस, हम बात कर रहे थे एंकल की इंजरी की, टखने की इंजरी की क्यों होती है और उसकी वजह क्या है, और अगर हो जाए तो हील कैसे करना है। मेरे साथ हैं सादिक, और सादिक हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से हमारी एंकल की इंजरी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले होता ये है कि अगेन हम जब तक इंटेंशनली अपनी पूरी बॉडी का जब वज़न जो है ना हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अपने पाँव पे फिज़िकल एक्टिविटी करते हुए, तो सबसे पहला जो मेजर रीज़न होता है, अक्सर अगर आप वॉक कर रहे हैं, अगर आप रनिंग कर रहे हैं, या अगर आप जिम में कोई वर्कआउट कर रहे हैं, या घर पे भी कोई वर्कआउट कर रहे हैं, अपने पाँव को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जमा के ज़मीन पे नहीं रखते, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है इन सारी एक्टिविटीज़ में कि चलते चलते आपका पाँव टेढ़ा हो जाता है, दौड़ लगाते हुए आपका पाँव पूरा टेढ़ा हो जाता है, और पूरा वज़न आपका उस ऐसे टेढ़े पाँव के ऊपर पूरा वज़न आपका जाता है और आप इंजर होके गिरते हैं। और ये बहुत बार मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के साथ हुआ होगा, मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है जब एंड द रीज़न आई कट आउट वाज कि अनइंटेंशनली चल रहे होते हैं, मेरा पूरा आई एम नॉट ग्राउंडेड फिजिकली, एंड मेरा पूरी जान से मैं खड़ी नहीं हुई। सो दैट्स वन रीज़न। और फिजिकल एक्टिविटी करते हुए हमें इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप मेरा जो पाँव है, आपका पाँव का पूरा बेस हमने ट्रेन करना है कि वो ग्राउंडेड हो, फ्लोर पे पूरे इम्पैक्ट के साथ खड़ा हो। अगेन सेकेंडरीली हमने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हुए ना हमने प्रॉपर फोकस के साथ करनी है। अक्सर होता है हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, हर वक्त कुछ और सोच रहे होते हैं, नमाज में भी हर वक्त कुछ और ही सोच रहे होते हैं। सो फोकस के साथ माइंड मसल कनेक्शन बहुत अहम है, और माइंड मसल कनेक्शन हर जगह पे लगाना है हमने, नमाज में भी करना है, वर्कआउट में भी करना है। सो वर्कआउट करते हुए अगेन इंटेंशन ये होनी चाहिए कि ऑलराइट मेरी कोई इधर उधर गलत मूव की वजह से मुझे इंजरी हो सकती है, तो मैंने अपने वर्कआउट पे फोकस करना है। सो फोकस रहें। थर्ड ये होता है कि अगेन अगर आपने अभी बहुत अरसे बाद, या अगर आपने बिल्कुल नए सिरे से कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन की है, अगर आप रनिंग भी करते हैं, सो देखिए रनिंग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी बॉडी को बिल्ड करने की ज़रूरत है। कोई भी फिजिकली स्ट्रेनस एक्टिविटी हमारी बॉडी को चैलेंज करती है, उस चैलेंज के लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि हम अपने आप को बिल्ड करें। सो अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को बिल्ड करना बहुत अहम है। बिल्ड करने के लिए न्यूट्रिशन बहुत अहम है और ट्रेनिंग बहुत अहम है। अब वर्कआउट करते हुए होता ही है कि अक्सर लोग बिल्कुल बिगिनिंग में ही फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस इज सादिक वर्कआउट्स क्या होते हैं, इट्स अनफॉर्चुनेट काफ़ी
काफ़ी प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे मुल्क में, काफ़ी कुछ हो रहा है, मगर आई जस्ट प्रे एंड होप, और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम यही करना चाह रहे हैं कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें ताकि आपने आपको बिल्ड कर सकें। सो होता ये है कि लेट्स से आपने फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट की है, और ऑलमोस्ट हर कोई क्या करता है कि उसको लगता है जितना मैं जंप मारूंगा, मारते रहें, और ज़ोर ज़ोर से मैं जंप मारूंगा, जितने ज़ोर से मैं जंप मारता रहूँगा और जंप मार के मैं जंपिंग जैक्स करूँगा, या मैं उसको स्टार जैक्स करूँगा, या मैं स्क्वाट जंप्स करूँगा ज़ोर ज़ोर से, डस नहीं हो रही, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, राइट। और ऐसे करके जितना ज़ोर ज़ोर से मैं करूँगा, मेरा वज़न कम हो जाना है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे घुटने के साथ जो होता है हो मुझे फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ व्हाट हैपन्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, 99% ऑफ द टाइम्स लोग इस तरह करते हैं। और देखिए, इस तरीके से लाशऊरी तौर पर हम उस वक्त ख्याल तो नहीं रखते, मगर हो क्या रहा है, सबसे पहले आप अपना एंकल ये दुखा रहे हैं, उसके बाद अपना घुटना दुखा रहे हैं, देन आप अपनी कमर की अलाइनमेंट को दुखा रहे हैं। आई मीन आप ये सारी चीज़ें ये सब पैदा करती हैं आपके इन सारी इंजरीज़ को एक्टिवेट करती हैं। सो बहुत अहम है कि हम ये काम ना करें। अगेन हमने स्क्वाट्स लास्ट एपिसोड में डिस्कस किए थे कि किस तरीके से वो आपके घुटने को इंजर करते हैं, मगर अगेन हमने, अगर आपको याद हो कि गलत एंगल पर क्या होता है कि सादिक, अगेन वी गो ऑन द गलत एंगल, और गलत एंगल पे अगर आपकी एड़ी भी लिफ्टेड है तो यहाँ पे आपको, अब ये आपके एंकल के लिए भी अच्छा नहीं है, ये आपके पूरे पाँव के लिए अच्छा नहीं है, और इस गलत एंगल पे अगर आपने बार भी उठाई हुई है तो ये आपका घुटना, आपकी एंकल, आपकी कमर, इस सब की इंजरी करेगा। सो देखने में मुझे भी ऐसा लगता था कि ये कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है भाई, ये जिम में जो लोग वर्कआउट करते हैं ये वीडियो में, या कोई मसला नहीं है, हम घर में खुद भी कर सकते हैं। मगर देन आई एम, ट्रस्ट मी, मुझे ये सारी इंजरीज हुई हैं और मैंने इंजरीज़ को हील करके ही सीखा है कि ओह मैं गलती क्या कर रही थी, और दिस इज़ हाउ इट्स डन। सिमिलरली और क्या होता है सादिक, लोग क्या करते हैं मिस्टेक्स, कि हमने अपनी जो पाँव है, पाँव के, और ये देखें पाँव के लंज के अंदर एक मेजर रीज़न ये है कि हमारा पाँव का जो है, हमारा टखने की जो अलाइनमेंट है वो हमने ख़राब की होती है। हमने कोशिश करनी है अब इस अलाइनमेंट के ऊपर, वो मुझे तो देख के ही हो रहा है कि सादिक गो स्लो हमने कोशिश ये करनी है कि हमारा पाँव बिल्कुल स्ट्रेट हो और हम इसको गलत अलाइनमेंट पे ना करेंगे। तो गलत अलाइनमेंट पे आप जब भी कोई वर्कआउट करते हैं आपको इंजरीज होगी। गाइज ये थी थोड़ी सी टिप्स, कोशिश करें आपका एंगल्स बिल्कुल परफेक्ट हो, बेहतरीन हो, ताकि आपको इंजरी ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। और गाइज वन थिंग, आप जब भी अपनी फिटनेस का, अपनी हेल्थ का सफ़र स्टार्ट करेंगे, और आप मेजॉरिटी, हम भी आपको बता रहे हैं कि आप हेल्दी चीज़ें खाएं, और इस हेल्दी चीज़ें खाने के ऊपर अक्सर जो एक मेजर कंसर्न हमें आता है, लोग कहते हैं कि हम एक ही चीज़ बार बार, मैं डेली चिकन खाऊं, मुझसे डेली चिकन नहीं खाया जाता। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ डेली चिकन ही खाना है। आपने अपनी पूरी जो डाइट है उसके अंदर वैरायटी लेकर आनी है। अपनी डाइट के अंदर वैरायटी लाएं, मतलब चिकन भी लाएं, मटन भी लाएं, बीफ लाएं, फ़िश लाएं, वेजिटेबल्स ऐड करें, पल्सेस, दालें ऐड करें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। अब जितनी आपकी बॉडी, आपकी फूड के अंदर वैरायटी होगी, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी बेहतर तरीके से नरिश होगी। आप उसको वो सारे मिनरल्स, वाइटामिन्स आप उसको फराहम कर रहे होंगे जो बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट हैपेंस इज, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो बस चिकन स्टार्ट कर लेते हैं, बॉइल्ड राइस स्टार्ट कर लेते हैं और डेली सेम तरह का खाना खा रहे होते हैं। और अगर आप इस तरह सेम तरह का खाना खाते रहेंगे तो आपकी पूरी नशोनुमा, टोटल 360 डिग्री नरिशमेंट नहीं होगी। नंबर 1 एक प्रॉब्लम इस बात का ही है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप बोर हो जाएंगे, आप तंग होंगे कि आप कहेंगे अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे अपने आप को हेल्दी करूँ। दैट्स द सेकंड प्रॉब्लम। और द थर्ड प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी डेवलपमेंट में, आपकी ऑर्गन डेवलपमेंट में, आपकी मसल डेवलपमेंट में, आपके जॉइंट्स डेवलपमेंट में, वो आपकी उतनी बेहतरीन डेवलपमेंट नहीं होगी जितना एक फुल 100% बैलेंस डाइट से होगा। सो करना क्या है, हमने वैरायटी ऐड करनी है अपनी डाइट में। हमने एक ही तरह के खाने के साथ स्टिक नहीं होना कि अगर हमने चिकन स्टार्ट किया, अक्सर लोग क्या करते हैं, दे आर ईटिंग फ्रूट, तो कहते हैं मैं सुबह भी, मेरा नाश्ता भी फ्रूट है, मेरा लंच भी फ्रूट है, मेरा डिनर भी फ्रूट है। व्हाट आर यू डूइंग? हमारे मैक्रोस मिसिंग है। तो हमने जो भी कुदरत की कायनात की बनाई हुई जो सारे
फूड एलिमेंट्स हैं हमने उन सबको अपनी डाइट में इंटेक करना है, हमने उनको ऐड करना है। जितना बैलेंस्ड ईटिंग करेंगे उतना ज़्यादा हमारी नरिशमेंट अच्छी होगी। जितनी हम वैरायटी लाएंगे अपने प्लेट में, जितनी हम वैरायटी लाएंगे अपनी न्यूट्रिशन में, उतना ज़्यादा हम अच्छे डेवलप होंगे, हमारे मसल अच्छे डेवलप होंगे, हमारा फैट लॉस उतना अच्छा होगा और हमारा माइंड सबसे अहम अच्छा डेवलप होगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, बैलेंस्ड ईटिंग करें, अपनी फूड में वैरायटी लेकर आएँ, अपना बहुत ख्याल रखें। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। टेक केयर। फिर से आपको एक और शो में खुशामदीद कहेंगे। रोहिन साहिबा, ये बताएं कि इस वक्त की अगर सिचुएशन हम देखें, जॉब्स है नहीं, लेकिन हर कोई चाहता है कि हम लोग इजीली हमें जॉब मिल जाए, पैसे आना शुरू हो जाएं ताकि घर वालों को हम कोई हेल्प कर सकें। ऐसे लोग क्या करें? क्या वो बिज़नेस की तरफ जाएं? क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे अप्लाई कर चुके हैं लेकिन किधर से भी उनको ऑफ़र नहीं आ रही। और स्पेशली यहाँ पर ये मेंशन करें कि इन तमाम लोगों के लिए चैम्बर क्या कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। जिसको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, तो वो एफर्ट ही सही नहीं कर रहा, सबसे पहली चीज़। नहीं, लेकिन कोविड में काफ़ी डाउन साइजिंग भी तो हुई है अगर जॉब नहीं मिल रही तो एफर्ट तो की ना। आपको पता चल गया जॉब नहीं है तो आप के अंदर एक आग है कि आपने पैसा कमाना है। ठीक। यू विल फाइंड आउट वेज। देयर इज़ एन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन माइक्रो बिजनेस स्टार्ट करने का, ठीक है ना, छोटा छोटा कहीं से भी शुरू करना है। अगर एग्जाम्पल दूँ, बहुत ही अजीब सी मिसाल शायद लगे कुछ लोगों को, लेकिन छोटा मैं एक एग्जाम्पल ये देती हूँ कि कोविड की सिचुएशन में अ फ्रेंड ऑफ माइंड वाज अ टीचर, शी लॉस्ट हर जॉब। तो घर तो चलाना था, चीज़ें देखनी थी, क्या करें। तो अंडर दैट सिनेरियो मैंने उन दिनों ज़रा लगाया था, हम लोग इंटरनेशनली डिफरेंट कंपनीज़ के साथ इन लाइन थे, तो हमने माइक्रो क्राउड फंडिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम छोटे लेवल पे कर्जे हंसना छोटे बिजनेसेस को और दूसरे उस पे सैनर्जीज एंड कोलैबोरेशन वाले मॉडल पे व्हेन इट इज़ मोर अमाउंट। तो शी जस्ट रिक्वेस्टेड ऑन दैट कि मुझे एक डीप फ्रीज़र चाहिए। सही। ठीक है, और डीप फ्रीज़र क्यों चाहिए? क्योंकि जब कोविड हुआ ना तो रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, तो ऑल दीज होम बेस्ड फूडप्रेन्योर्स जितने भी थे, दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग ऑन टू दिस सेल। अब वो बेचारी को उसी वक्त ऑर्डर मिलता था और उसी वक्त प्रिपेयर करना, और गर्मी भी थी। तो शी रिक्वेस्टेड, सो वी गॉट हर बिकॉज शी हरसेल्फ फाउंड कि ये अगर एक एडिशनल फ्रीज़र ले लेती है तो उसकी सेल बूस्ट हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा आप अगर कॉल करती हैं तो ये खुद से आपको एफर्ट करनी होती है। हम लोग स्वॉट नहीं करते, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मुझे पता है मेरी की स्ट्रेंथ क्या है। आई हैव अ कमांड ओवर माई इंटरपर्सनल स्किल्स, माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑसम। मुझे पता होना चाहिए मेरी की। और मेरा सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? आई एम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट कैन बी अ पॉजिटिव थिंग, इट कैन बी अ नेगेटिव। प्लस दूसरी वीकनेस क्या है? टू ऑनेस्ट, अनदर वीकनेस। जब तक अपने आप से सच नहीं बोलेंगे ना और बैठ के लिखेंगे नहीं, क्योंकि जब बैठ के लिखते हैं ना तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि मैंने वहाँ जाना है। एक क्वेश्चन, एक छोटी सी बात जो स्टार्टिंग में कंप्लीट नहीं कर पाई थी कि बैंकिंग क्यों छोड़ी और बिजनेस क्यों ज्वाइन किया। तो बैंकिंग बच्चे की वजह से मैं कर नहीं सक रही थी कंटिन्यू, तो द ओनली थिंग विच आई कुड फाइंड आउट वाज पैशन था, बिजनेस करना था। तो आई क्विट ऑन टू माई बैंकिंग विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट आई मेड अप माई माइंड कि आई विल हैव माई बैंक वन डे इंशाल्लाह। सो क्राउड फंडिंग शुरू हो गई है ना, तो कभी ना कभी कोई बड़ा लेवल पे भी हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। सो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर या बिजनेस में यू हैव फ्लेक्सिबल आवर्स। आपका दिल है सुबह में मीटिंग करे, शाम में करे, तो बिजनेस में यू कैन अमेंड योर सेल्फ अकॉर्डिंगली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर फैमिली। और वुमेन के अंदर जब मैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स लैंड की, दे गेव मी द ऑप्शन टू एनालाइज। उनकी मीटिंग्स में मुझे बैठने दिया उन्होंने, डिफरेंट एनवायरनमेंट स्टडी किया, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा फोबिया क्या है कि बिजनेस कम्युनिटी और उसके अंदर किस तरीके से ये खातून फिट आएगी ना, क्योंकि आदमियों की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिलेंस होती है। तो वो सारी चीज़ें स्टडी की और उसके बाद एक ब्रिज बन गया कि इंफॉर्मेशन सबसे पहले एक्सेस बिजनेस कम्युनिटी को मिलती है थ्रू द चेंबर प्लेटफॉर्म विच वी गॉट। अब आपके सवाल पे आ जाती हूँ कि चेंबर इस पे क्या कर रहा है। चेंबर क्या करता है कि हम लोग का ट्रेड एकेडमिया लिंकेजेस है, तो यूनिवर्सिटी के साथ वी आर इन MOU
तो अंडर दैट सिनेरियो इंटर्नशिप्स हम ऑफर करते हैं हमारे चेंबर में। हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी की जितनी बिग कंपनीज हैं वहाँ पे उनकी हायरिंग करवाने के लिए, मतलब जो कि ट्रेड, देखिए इंटर्नशिप, इंटरव्यू, सिलेक्शन, सारा कुछ प्रोसेस करवा देते हैं, लेकिन फिर आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे अचीव करते हैं। बिकॉज बिठा दिया ना आपके सामने, अब आपकी कैपेसिटी है कि आप उसको किस तरह से क्लोज करते हैं। कुछ लोग 16,000 में भी खुश नहीं हैं, कुछ लोग 70 में भी खुश नहीं, तो इट डिपेंड्स। तो वो आप पे छोड़ दिया है कि आपने एनालाइज करना है, लिखना है, बहुत ज़रूरी है, और हम लिखते नहीं हैं। अच्छा, कामों को या चीज़ों को या जो भी आपको टास्क दिया जाए उसे जल्द अज जल्द कंप्लीट करना सक्सेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं कि अच्छा कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो ये चीज़ भी कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो सक्सेस के लिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे काम को, तो वक्त एक वाहिद चीज़ है जो गुजर गया ना, ये लम्हा वापस नहीं आ सकता। तो जो आज इस वक्त हो सकता है वो आज इस वक्त ही करना है, बिकॉज दीन भी सर एवरीथिंग हैपेंस एट इट्स अपॉइंटेड टाइम, सो दैट्स हाउ इट इज़। तो वक्त की कदर करनी चाहिए, देर से कुछ नहीं होता। अच्छा, और अगर हमने कुछ अचीव करना है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स तो होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करना कितना इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक गोल आपका बहुत ज़रूरी है। फिर स्ट्रेटेजिक गोल के हिसाब से आपने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स डिफाइन करने होते हैं, और उसके साथ साथ एक कंटिजेंसी प्लान भी बनाना होता है, क्योंकि जब तक शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बनाएंगे आप अपने उस स्ट्रेटेजिक गोल पे नहीं पहुंचेंगे ना। बिल्कुल। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। तो हर लेवल के हिसाब से बनाना पड़ता है कि क्या है। कुछ लोग, अब जैसे कंटिजेंसी प्लान क्यों करना पड़ा, हैड अ रेस्टोरेंट just opened before 3 months before the COVID, and COVID came in, the entire thing got into haywire because you put in so much money, and all of a sudden you're asked to close because the worst come worst scenario in the cost benefit analysis या budgeting में कभी COVID जैसा हाल तो हुआ ही नहीं हिस्ट्री में। तो हम कहाँ से उसकी फोरकास्टिंग करते कि अगर शट डाउन हो जाएगा तो हम कहाँ से अपने चीज़ें पूरी करेंगे। That was a very difficult scenario altogether. So under that situation आपको सोचना पड़ता है। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग आएंगे कि अगले सेगमेंट में ख़ास तौर पे कि कितने पैसे होने चाहिए और किसी के पास पैसे नहीं है तो वो क्या करे। क्योंकि यहाँ पर ये भी एक चीज़ कही जाती है कि एक बड़े बिजनेस के लिए एक बड़े आइडिया का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो हमारा जो अगला सेगमेंट है वो भी आइडिया से रिलेटेड ही है कि आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री। हम इसमें वही चीज़ें बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उन चीज़ों की वजह से कितनी तब्दीली आई, कितना फ़ायदा हुआ इस तमाम माशरे को। तो देखते हैं कि आज क्या बताया जा रहा है आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री में। वापस आएंगे और फिर हम यहाँ पर आइडियाज़ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक खूबसूरत से मकाम पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये स्ट्रक्चर देख के मुझे तो वो ग्रीक टाइम याद आता है जब सोक्रेटिस, ख़ास तौर पे जो प्लेटो और अरस्तु जो हैं वो डेल्फी में बैठा करते थे। एक ऊंची ऊंची इमारतें थीं और वो इमारतें पहचान बन गई थी सोचो विचार की। ये जितनी इर्द गिर्द इमारतें हैं जो हम मुख्तलिफ ममालिक में देखते हैं, इन सब के होते हुए भी इंसान को एक सवाल हमेशा बेचैन करता रहा है, और सवाल ये है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे बनाने वाला कौन है। इसके जवाबात तो खैर रिलीजियस पर्सपेक्टिव में भी दिए गए, मुख्तलिफ लोगों ने सोचा, मुख्तलिफ बातें की गई, लेकिन ये सवाल आज भी हमें तड़पाता है, मैं कौन हूँ, खुशी क्या होती है, गम किसे कहते हैं, इंसान की आखिर हकीकत क्या है, इंसान का वो मरने के बाद क्या होगा, क्या इंसान बस इस दुनिया में है और कुछ नहीं। ये तमाम जो सवालात हैं बुनियादी तौर पे ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, और आज जिस आइडिया के ऊपर हम बात करेंगे उसका नाम है फिलॉसफी, एन आइडिया दैट मेड पीपल डिस्कवर लॉट्स ऑफ थिंग, अंडरस्टैंड लॉट्स ऑफ थिंग। फिलॉसफी बुनियादी तौर पे 4 ब्रांचेस से मिलके बनती है। यानी फिलॉसफी की अगर तारीफ की जाए, डेफिनेशन दी जाए, तो फिलॉसफी का मतलब है लव ऑफ विजडम। जब आप विजडम से मोहब्बत करते हैं तो आप फिलॉसफर कहलाते हैं। सो फिलॉसफी इज़ अ लव ऑफ विजडम। लेकिन फिलॉसफी इटसेल्फ उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। फिलॉसफी की 4 ब्रांचेस हैं। फिलॉसफी की पहली ब्रांच को कहते हैं मेटाफिजिकल, यानी मा बाद तबियात।
ये फिलॉसफी की वो ब्रांच है जो एग्जिस्टेंस के ऊपर सोचती है, यानी ये सोचती है कि मेरी हकीकत क्या है, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, डू आई एक्चुअली एग्जिस्ट और आई डू नॉट एग्जिस्ट। अब तो खैर बहुत सी तरक्की हो गई, एक कॉन्सेप्ट है सिमुलेशन हाइपोथेसिस का। सिमुलेशन हाइपोथेसिस का आइडिया यह है कि क्या ये कोई वीडियो गेम तो नहीं है जिसके अंदर हम जीते हैं, क्या आई रियली एग्जिस्ट और आई डोंट एग्जिस्ट। सो मेटाफिजिकल के बुनियादी क्वेश्चन एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, ट्रुथ की एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन हैं कि क्या ट्रुथ वाकई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फिलॉसफी की इस ब्रांच मेटाफिजिकल के अंदर एक वर्ड ऑन्टोलॉजी जो है दैट हैज वेरी मच प्रोमिनेंस। लेट्स गो टू द फिलॉसफी सेकंड ब्रांच। The second branch of philosophy is called epistemology. Epistemology बुनियादी तौर पे वो रास्ता है जिसके ज़रिए आप किसी सच्चाई तक पहुंचते हैं। Mean the way through which you get a knowledge or a path to get to a knowledge. यानी ऑन्टोलॉजी या मेटाफिजिक्स एग्जिस्टेंस के ऊपर बहस करती है, इसके ऊपर सोचो विचार करती है, और एपिस्टेमोलॉजी जो फिलॉसफी की ब्रांच है वो ये देखती है कि जो मालूमात हम तक आई उसका सोर्स क्या है, उसका जरिया क्या है, वो कितनी जस्टिफाइबल, रैशनल या बिलीवेबल हैं। सो एपिस्टेमोलॉजी एक्चुअली टॉक्स अबाउट द वे एंड द प्रोसीजर थ्रू विच वी एक्चुअली गेट टू नॉलेज। तीसरी फिलॉसफी की ब्रांच को कहा जाता है लॉजिक। ये बहुत ही हुर्फ आम में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। मिसाल के तौर पे हम जनरल गुफ्तगू के अंदर भी कहते हैं यार कोई लॉजिकल बात करो, यार कितनी इलॉजिकल गुफ्तगू कर रहा है। सो लॉजिक बुनियादी तौर पे फिलॉसफी की तीसरी ब्रांच है, और लॉजिक जो है वो बुनियादी तौर पे हमें हेल्प करता है सही और गलत को समझने में, राइट और रॉन्ग को आर्गू करने में और रीजंस तलाश करने में। सो जब हम बात करते हैं ना डू यू हैव एनी रीजन फॉर योर आर्गूमेंट, तो हम बुनियादी तौर पे फिलॉसफी की ब्रांच लॉजिक का जिक्र कर रहे होते हैं। सो लॉजिक में हम बुनियादी तौर पे आर्गूमेंट क्या होता है, आर्गूमेंट के प्रीमिसेस क्या होते हैं, और उन प्रीमिसेस के अंदर हम क्या बात के ऊपर क्या रीज़न दे रहे हैं, जो रीज़न दे रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, वो डेवलप करना होता है। और लॉजिक के अंदर ही एक एस्पेक्ट है, उसे हम कहते हैं जो फैलेसिस होती हैं, आर्गुमेंट की फैलेसिस होती हैं, यानी आर्गुमेंट की खामियां, कि अगर मैं कोई आर्गुमेंट देता हूं तो उसमें खामियां क्या हैं। फॉर एग्जांपल एक आर्गुमेंट की फैलेसी होती है जिसे कहते हैं यूज़ ऑफ पावर। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं ये बात दुरुस्त है और कोई मुझसे अगला सवाल करता है हाउ कैन यू प्रूव दैट, व्हाट इज़ द रैशनैलिटी बिहाइंड दैट, और मैं कहता हूं मैंने कह दिया है ना ये दुरुस्त है, अक्सर वालिदैन ये रवैया इख्तियार करते हैं और इसको कहते हैं फैलेसी ऑफ एन आर्गुमेंट, जब एक्चुअली आपके पास कोई रीज़न ना हो और आप ताकत का इस्तेमाल करके अपनी बात को दुरुस्त साबित करने लगें। इस तरह की तकरीबन कोई 50 पॉपुलर फैलेसीज हैं। खैर, लॉजिक इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। द फोर्थ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इज कॉल्ड एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी जो है ये फिलॉसफी की वो ब्रांच है जिसमें हम एथिक्स के ऊपर बात करते हैं। ये इखलाकियात क्या होते हैं, ये दुरुस्त और गलत होता एक्चुअली क्या है, अच्छाई बुराई क्या होती है। और एक्सियोलॉजी के अंदर जहां हम एथिक्स की बात करते हैं वहां हम एस्थेटिक्स की भी बात करते हैं, जिसे हम जमालियात कहते हैं कि खूबसूरती किसको कहते हैं। हमारे यहाँ अगर इंसानों के अंदर खूबसूरती की बात करें तो शायद गोरेपन को खूबसूरती कहते हैं, और ये हमारा एक तासुब है। आजकल तो कई कंपनियां पहले आपको बताती हैं कि खूबसूरती का मेयार गोरापन है और उसके बाद अपनी क्रीमें बेचती हैं। ये भी एक एक्चुअली आर्गुमेंट की फैलेसी है जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमारी फिलॉसफी की ब्रांच एक्सियोलॉजी की एस्थेटिक सेंस को एक्चुअली हिट करने की कोशिश की जाती है। सो चौथी ब्रांच फिलॉसफी की एक्सियोलॉजी है दैट एक्चुअली लुक्स इनटू टू थिंग्स, एथिक्स यानी हमारे इखलाकियात, हमारी अच्छाई बुराई का कॉन्सेप्ट, गुनाह सवाब की अंडरस्टैंडिंग, एंड द नेक्स्ट इज एस्थेटिक्स यानी हमारी जमालियात के हिस्से। और फिर हम डिफाइन करते हैं कि फ़लाँ चीज़ खूबसूरत है, फ़लाँ चीज़ बदसूरत है, एंड सो ऑन।
मैंने आपको फिलॉसफी की ये 4 ब्रांचेस बताई। मेरा मकसद कतन आपको फिलॉसफी पढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको ये इंट्रोड्यूस कराना है कि द आइडिया ऑफ फिलॉसफी जो है उसने इंसान को मदद किया सोचने के लिए, उसने इंसान को पुश किया सोचने के लिए, वो सोचने के लिए जो उसके इर्द गिर्द है, उन सोचों की तरफ मबजूल किया। शायद उन सोचों की तरफ हम ना जा पाते अगर आइडिया ऑफ फिलॉसफी एग्जिस्ट ना करता। इंसान शुरू से सोचता रहा मेरा पैदा करने वाला कौन है। जब उसने देखा कि सूरज निकलता है, रोशनी हो जाती है, तो उसे सूरज खुदा महसूस होने लगा। जब उसने देखा कि ज़मीन है, ज़मीन से फसल उगती है और वो फसल जो उगती है वो हमें खुराक देती है, तो इसलिए धरती माँ का आइडिया लोगों के अंदर जन्म लेने लगा। उसने देखा कि जब आग मेरे पास हो तो जानवर मेरे पास नहीं आता, तो आग जो है उसके अंदर एक बड़ापन है, आग मुझे जानवरों से महफूज करती है, तो आग खुदा है और इसीलिए आतिश परस्त जो हैं वो भी दुनिया में मौजूद रहे। लेकिन इस सब के होते हुए भी ये सवाल उठाया जाता रहा कि क्या इसमें हकीकत कितनी है और इसके अंदर हमारी नासमझी कितनी है, और इंसान की थॉट रिफाइन होती रही और बेहतर से बेहतरीन होती रही। ये सोच का सिलसिला जो है ये हज़ारों साल से मौजूद है। लेकिन अगर हम 2500 साल पहले चले जाएं तो हम चाइनीज़ फ़िलासफ़र्स की बात करें या रोमन फ़िलासफ़र्स की बात करें या पर्शियन एम्पायर के अंदर मौजूद फ़िलासफ़र्स की बात करें, तो उन लोगों ने इंसानी समझ बूझ को बेहतर करने में बहुत किरदार अदा किया। ग्रीक फ़िलासफ़र्स में बहुत से फ़िलासफ़र्स हैं, लेकिन पॉपुलर फ़िलासफ़र्स तो आपको पता हैं, सुकरात हैं, बुकरात हैं, अरस्तो हैं, यानी कि सोक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं, एरिस्टोटल है। अगर हम चाइना की तरफ चले जाएं तो हमें बड़े नाम कन्फ्यूशियस की शक्ल में मिलते हैं। कन्फ्यूशियस was a great philosopher of his time, और वो क्या करता था कि वो आइडिया ऑफ फिलॉसफी को यूज़ करते हुए ज़िंदगी की हकीकत, इस दुनिया की हकीकत के ऊपर गौर व खोज करके लोगों को आर्गूमेंट देता था और रीजंस देता था। चलें आपको कन्फ्यूशियस का एक वाक़या भी सुनाते हैं और आप देखिएगा कि इस वाक़े के अंदर उसका जवाब जो है वो कितना रैशनल था। कन्फ्यूशियस एक चाइनीज़ फ़िलासफ़र था और उसके बारे में ये मशहूर था कि भाई बड़ा ही अक्लमंद है, कभी गलत बात नहीं करता। एक दिन एक दुश्मन से मुराद जो उसे नापसंद करता था, वो एक महफिल में गया जहां कन्फ्यूशियस अपने डिसाइपल्स यानी अपने मानने वालों से गुफ्तगू कर रहा था, उनको आश्कार कर रहा था कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है। तो वो जो मुखालिफ इंसान था वो कन्फ्यूशियस के पास आया और पास आके उसने अपनी मुट्ठी कन्फ्यूशियस के आगे की और कहा कि कन्फ्यूशियस, A butterfly in my hand is alive or dead? कि मेरे हाथ में एक तितली है, बताओ कि जी रही है या मर गई है। उसका इरादा यह था कि अगर कन्फ्यूशियस कहेगा मर गई है तो वो उसे जिंदा तितली को छोड़ देगा, और अगर कन्फ्यूशियस कहेगा तितली जिंदा है तो वो उसको क्रश कर देगा, मार देगा और कहेगा देखा कन्फ्यूशियस गलत बात भी कर सकता है। सो अगेन वो गया कन्फ्यूशियस के पास और उसने कहा, मिस्टर कन्फ्यूशियस, द बटरफ्लाई इन माई हैंड इज अलाइव और डेड। कन्फ्यूशियस मुस्कुराया और उसने कहा, माई डियर फ्रेंड, एवरीथिंग इज इन योर ओन हैंड। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। एंड अगेन कन्फ्यूशियस प्रूव्ड हिमसेल्फ एब्सोल्युटली राइट। सो आइडिया ऑफ फिलॉसफी मेड पीपल रियलाइज कि वो कौन है और इस कौन की तलाश में और ये क्या है की तलाश में इंसान ने जितना सफ़र तय किया उसने बुनियादी तौर पे बेहतरी की तरफ ही सफ़र किया। आइडिया ऑफ फिलॉसफी चेंज्ड द वर्ल्ड अराउंड अस। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जी वेलकम बैक। आते हैं अपने सवालों की तरफ। मुझे बताएं कि एक बिज़नेस शुरू करने के लिए मिनिमम कितने पैसे होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी घरों पे मौजूद हैं जो बिज़नेस करना चाहती हैं लेकिन सोचती हैं कि इतने लाख तो हमारे पास है नहीं, कैसे करें बिज़नेस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका एक वैलिड आंसर नहीं है। ठीक है, केस टू केस बेसिस पे वेरी करता है। ठीक, आइडिया होना और वो पैशन होना कि हमने करना है। जब आइडिया और पैशन दोनों मिल जाते हैं तो आप किसी से भी वैसे ही डिस्कस करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली फंड्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज यू डिस्कस विद एनीबडी ठीक है इन योर सराउंडिंग।
तो और नीयत साफ होनी चाहिए। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि आप किसी को ये नहीं बताना चाहते कि मैं बिज़नेस तो शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उतने फंड्स नहीं हैं या उतने पैसे नहीं हैं जितने मुझे दरकार हैं वो बिज़नेस करने के लिए। क्यों नहीं? अगर आप सच नहीं बोल सकते तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। सच बोलना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया ना, मेरी वीकनेस है ऑनेस्टी। अच्छा, होम बेस्ड जो बिजनेसेस होते हैं कि डिलीवरी कर दी, कुछ खाना बना के, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते? हाँ, उसमें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस नहीं होते। हम्म, और ज़्यादातर कुछ केसेस में एडवांस सेल बुकिंग पे भी काम करते हैं ना। एडवांस बुकिंग, आपने ऑर्डर ले लिया, मुझे इतना ये कर दें आप, तो वो पैसे आ जाते हैं एंड देन यू देयर आर वेज कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। अच्छा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक ठीक यू बताएं। हैव टू स्टार्ट स्मॉल। एक्सपेरिमेंट छोटा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो बड़ा रिस्क लेने में भी मज़ा आता है। मज़ा आता है। अब मैं आपके पास एक एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। एक बच्चा है जिसने डिग्री अपनी कंप्लीट की है, 2 साल की नौकरी करके वो बैठा हुआ है, उसके पास नौकरी नहीं है, ठीक है, अकेला वो घर का है बच्चा, उसके फादर हो गए हैं रिटायर, ठीक है, आपके पास वो आ गया है, हार्डली उसके पास 2 से 3 महीने का अपना घर का राशन चलाने के लिए काम है। अब वो क्या करे आगे कि उसने 3 से 4 जॉब्स अप्लाई कर दी हैं, ठीक है, वो तो आप बहुत अच्छी होंगी अगर उसको किसी जगह पे एडजस्ट करा दें, लेकिन लेकिन आप यहाँ अगर ये आपके पास एक स्टडी आई है, हाँ। क्या करे वो? मैंने फिर वही बात रिपीट करूँगी। जब आपको पता है कि 3 महीने का टाइम है मेरे पास, तो आपने दिन रात सुबह शाम नहीं देखनी। हमारे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, हमने अपनी स्ट्रेंथ्स दिखानी है, हम क्या क्या कर सकते हैं। अब जैसे इस सिचुएशन के अंदर एक बंदे ने की हुई है इंजीनियरिंग, ठीक है, जॉब है ही नहीं जॉब, क्या करें? कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, तो वो फिर he has to evaluate on to his strengths कि किस चीज़ के ऊपर मैं खेल सकता हूँ, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। he can structure something। नौकरी अप्लाई करे साइमल्टेनियसली, वो अपना एक बिजनेस मॉडल भी बना सकता है, ठीक है। अगर इफ इज़ कंप्यूटर इंजीनियर या मुझे इसकी इतनी डायनामिक्स नहीं पता, सही। ही कैन डेवलप अ सॉफ्टवेयर, जैसे फूड पांडा इज सॉफ्टवेयर और App। टेक्नोलॉजी या ऐप है, और उसके बेसिस के ऊपर तो फिर जब वो कोई आइडिया डेवलप कर लेता है ना बंदा, तो आपको पता है हम सारे स्कूल यूनिवर्सिटी में ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। So when 4-5 people like-minded with different attributes, when they join hands together and then they start talking with people, आपसे बात की, मुझसे बात की, फलाने से बात की, आइडिया क्लिक कर गया, एफर्ट करते रहना है। बहुत सारे लोग आपको डिच करेंगे, बहुत सारे लोग आपको डिमोरलाइज करेंगे, छोड़ो यार क्या करना है, लेकिन आपने डिटर्मिन्ड रहना है, फोकस रहना है, एंड देन यू हिट योर टारगेट, बिकॉज आपको पता है कि ये मेरा टारगेट है, आई हैव टू अचीव, बिकॉज आई हैव बीन क्रिटिसाइज्ड लाइक मैक्सिमल एवरी सेकेंड, उठते बैठते सोते जागते हर किसी ने क्या है, फारिग है, हाँ। काम नहीं आता, एक जगह बैठती नहीं है। भाई, डिड आई बोरो एनीथिंग फ्रॉम यू? नो। देन व्हाई आर यू वरीड whether I throw my money, whatever I do, people investing with me, people working with me, they understand me। तो इसके लिए तो आपका सर्कल भी इम्पोर्टेंट है, जो आपके आसपास लोग हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि आपको फंडिंग भी अगर जनरेट होना शुरू हो जाए एक आइडिया की बेस पे, तो उसके लिए सर्कल इम्पोर्टेंट है ना। तो सर्कल की तो आपकी मर्जी है ना, कि मैं क्या बात कर रही हूँ कि कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग। 2019 every year I have a resolution। 2019 my resolution was network is equal to your net worth। the people you sit around matters the most। ठीक है, शीशा पी लिया, कैफे चले गए, that's not my networking। वहाँ पे नेटवर्किंग नहीं होती। you have to find out। जैसे आप रावलपिंडी चैम्बर के इवेंट्स पे आए, वहाँ पे आपको बिजनेस कम्युनिटी मिलेगी। फिर उसके अलावा कुछ और FPCCI है, उसके इवेंट्स पे जाएं, एम्बेसी के इवेंट्स पे। अब तो पता है आपको चीज़ें बहुत आसान होगी, सोशल मीडिया पे आ जाता है। हाइकिंग क्लब में जाएं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे पोटेंशियल लोग मिलते हैं। अब ये आपने आइडेंटिफाई करना है आपने किन लोगों से बैठना है। अब पहले तो बहुत start ज़्यादा करें। बैठा ना, एफर्ट तो करना है ना, किधर नेटवर्क करना है। अब जैसे रजिस्टर्ड इदारों के साथ नेटवर्किंग करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मसला हमारे मुल्क में ये आ रहा है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट वुमेन, एक्सपोजर नहीं है प्राइमरीली। दूसरा, अनरजिस्टर्ड इदारे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम कहते हैं कि चलो काम तो कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो हम अपना रोल करते हैं कि हम उन्हें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से थ्रू अवेयरनेस कैंपेन उनको हम एजुकेट करते हैं, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है बिजनेस की। एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, उसने
जाना है FPR की वेबसाइट पे, अपने ID कार्ड के साथ अपने बिजनेस के डायनामिक्स डाल देने हैं। मैंने नाम डाल दिया, रजिस्टर हो गए। सही। नील रिटर्न, अगर कोई बिजनेस नहीं किया आपने, कोई इनकम नहीं जनरेट किया, आप नील डालेंगे, FPR कुछ नहीं कहेगा आपको। बिकॉज उनसे जब बैठते हैं, बात करते हैं, अगर नील है तो वो बता देते हैं कि आप जब स्टार्ट अर्निंग करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप पे ये टैक्स ब्रैकेट अप्लाई हो जाएगा। तो फियर फैक्टर बहुत है भाई FPR का। आई डोंट नो व्हाई बट इट हैज़ बीन कर्टेल्ड ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन। अच्छा, कोविड की आपने बात की, एंटरप्रेन्योरशिप कितनी ज़रूरी है और ये हमें कितना एहसास हुआ है इस कोविड के दौरान स्पेशली? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द ओनली सोल्यूशन टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप। बट एवरीबडी कैन नॉट बिकम एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उसके लिए एक माइंडसेट बड़ा डिफरेंट चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा, जॉब के साथ साथ बिजनेस भी रखा जा ना- सकता है? दोनों चीज़ें पैरेलल चल सकती हैं? No, it is cheating. When you do business, when you do नौकरी and business together, that means you are deceiving. ठीक हो गया? वो प्लान बी भी तो उनके लिए होता है ना। नहीं, प्लान भी नहीं थोड़ा होता सा ये, side that's cheating. If you cheat with somebody, somebody will, क्योंकि दुनिया मकाफाते नहीं, अगर आप टास्क उनका पूरा कर रही हैं फिर आप क्या उन्हें है? बता के कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन बिजनेस और नौकरी साथ नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। और जिस तरह के आप हैं, माने यू आर एन एंटरप्रेन्योर, सो यू विल बी नेटवर्किंग विद द एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी। अच्छा, पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम इज, अपनी मिसाल दे देती हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैंने 2 लोगों को कनेक्ट किया, ठीक है, उनका एक सर्कल चल पड़ा। अब इट कैन बी थ्रू सेल ऑफ दिस मग्स, ठीक है। अब आई गॉट देम कनेक्टेड, एक एग्रीमेंट हुआ ना, मेरी सोर्स से हुआ, ठीक। तो एक X% मिलती जाए मुझे। So that's my passive income. देखिए, आपने कहा कि पैसा कमाने की आग, हाँ, अगर ये हो आपके अंदर, तो आप अपनी एक जगह पे अगर नौकरी कर रहे हैं और दूसरी जगह पे आप सेल्फ एम्पावरमेंट कर रहे हैं, घंटों के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, अपनी कोई स्किल जो है वो बेच के काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है, क्या हर्ज है? डिसीव करने की बुराई है और कोई नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं आप, पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे आप आ जाते हैं। अगर एक बंदा एक जगह पे डिसीव कर रहा है तो वो कहीं और भी करेगा। नहीं, लेकिन जैसे आपने पैसिव इनकम की बात की, बहुत सारे लोग उसको भी अनएथिकल समझते हैं। नहीं, अनएथिकल अगर बिजनेस कर रहे हैं तो नहीं अनएथिकल, बट इट इज़ अगर नौकरी कर रहे हैं, जैसे व्हेन आई यूज्ड टू टीच, टीचिंग इज़ माय पैशन, तो मैं नौकरी करती थी बैंक में, तो मेरे बॉस को और है ना HR के अंदर मैंने एप्लीकेशन दी हुई थी कि ऑन माय वीकेंड आई गो एंड टीच। तो जब रिकॉर्ड में आ जाती है चीज़, क्योंकि उसके अंदर हमें ये अलाउड होता है कि अगर यू डूइंग समथिंग फॉर द एजुकेशन तो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो जब अपने बॉस को कॉन्फिडेंस पे लेके आप बताते हैं, हर बॉस इतना अच्छा नहीं होता, ज़िंदगी मिजरेबल भी हो जाती है। चलिए, मैंने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, लेकिन वो हम वापस आके करेंगे। अभी टाइम हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का, जो कि है फूडीज़, और फूडीज़ में आज क्या मज़ेदार हम खाएंगे ये आपको इस सेगमेंट में पता लगेगा। इटालियंस और चाइनीज़ के बीच में एक बहुत ही फेमस राइवलरी जो है वो आती है नूडल्स के अराउंड। दोनों क्लेम करते हैं कि इसका ओरिजिन जो है वो उनके साथ रिलेटेड है, बट एक्चुअली ये कहाँ से आया आज हम फाइंड आउट करेंगे। दिस इज हमजा काजी एंड यू वॉच।
एक और बहुत अर्ली मेंशन जो है नूडल्स की हेरिटेज का, वो हमें जेरूशलम में भी मिलता है, जहाँ पे 5th सेंचुरी एडी में जो है वो नूडल्स की एक और फॉर्म जो है वो खाई जा रही थी, और लोकल ज़ुबान में इसको इथरियम कहा जाता था। और ये जो है इसके साथ इसकी हिस्ट्री जो है वो एसोसिएट की जा सकती है मिडल ईस्टर्न रीजन के अंदर। अगर हम ये बात कहें कि नूडल्स जो हैं वो एक फॉर्म ऑफ पास्ता है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, बल्कि इनफैक्ट इनको बनाने का जो तरीका है वो सिमिलर है। इसका जो डो है वो भी बिल्कुल ऐसे ही जो है वो फ्लावर और वाटर और एग के साथ जो है वो बनता है, और सिर्फ इनमें फ़र्क ये है कि इसकी जो शेप है वो इलोंगेटेड होती है, यानी कि लंबी होती है। बट इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं और डिफरेंट वैरायटीज़ हैं वो डिफरेंट रीजन्स में, उसमें वो थिकनेस जो है इसकी वो भी इम्पैक्ट करती है। यानी कि कुछ रीजन्स में जो है वो थिनर फॉर्म है, कुछ में थिकर फॉर्म है, कुछ में जो है वो थोड़ी फ्लैट होती हैं। तो उस तरह रीजन बाय रीजन जो है वो थोड़ी सी वेरिएशन आती है, बट मोर और लेस उसके जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। इटली में जो है वो नूडल्स की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जैसे स्पेगेटी है, पार्मेजान है। इनके अंदर जो है वो डिफरेंट इनकी जो टॉपिंग्स हैं और इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनके साथ इनको मिक्स करके जो है वो बनाया जाता है। और जब भी इनको बनाया जाता है तो उसमें स्पेशल एक बात यह है कि इनको जो ड्रिज़ल किया जाता है वो ऑलिव ऑयल में किया जाता है, जो इसको ज़्यादा इनरिच कर देती है। और बहुत कॉमनली जो है नूडल्स को बोलोनेज सॉस के साथ बनाया जाता है, जो कि एक मीट वाली सॉस है, यानी कि टोमेटो सॉस के अंदर जब मीट मिक्स कर दी जाती है तो उसको जो है वो ये सॉस बन जाती है, और ये बहुत ही रिच होती है, और इसको नूडल्स के ऊपर जो है वो डाल के खाया जाता है। चाइना में नूडल्स को बनाने का और खाने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। वहाँ पे ये वॉक के अंदर जो है वो बनाई जाती है या फ्राई की जाती है, और कॉमनली इसको जो है वो सूप्स में भी डाला जा सकता है। जैसे एक बहुत ही कॉमन जो है वो मिनेस्ट्रोनी सूप है, जिसके अंदर नूडल्स डाले जाते हैं। मिनेस्ट्रोनी जो है वो इनफैक्ट मेरा जो है वो फेवरेट सूप ही नहीं, बल्कि मेरा फेवरेट जो है वो नूडल्स की भी डिश है, क्योंकि ये नूडल्स और सूप का बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का मिक्स है। इसमें टोमेटो भी होते हैं, इसके अंदर क्रूटॉन्स भी होते हैं, कैरेट्स भी होती हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सूप होता है जो कि नूडल्स के साथ बनाया जाता है। वर्मिसेलीज जो है यानी कि सवैयाँ, क्या वो भी एक फॉर्म ऑफ नूडल्स हैं? well, कहा जा सकता है, क्योंकि उनको भी बनाने का तरीका जो है वो बेसिकली तो सेम है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये बहुत ही थिन होती हैं, और स्पेसिफ़िकली जो है वो ये मिडल ईस्ट रीजन और सब कॉन्टिनेंट के रीजन में जो है बहुत कॉमनली जो है वो खाई जाती हैं। इनफैक्ट इनसे जो है वो बहुत ही कॉमन जो है वो डिज़र्ट बनाए जाते हैं, स्पेशली ईद की ओकेजन के ऊपर या फिर रमज़ान में। वर्मिसेली जो है वो नाम इंग्लिश में जो है उसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो उसका जो मीनिंग है वो बनता है लिटिल वर्म्स, और अगर आप उनको देखें तो वाकई वो थिन लिटिल वर्म्स की तरह का होता है। हमने ये फाइंड आउट किया कि नूडल्स जो हैं उनको एज अ सेवरी डिश भी खाया जाता है, बट उनसे डिज़र्ट भी बनाया जा सकता है। तो इतनी डाइवर्स किस्म की जो चीज़ है और स्टेपल फूड है वो दुनिया भर में जो है वो पॉपुलर तो होना ही था, और इनकी जो हिस्ट्री है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आई होप कि यू हैड समथिंग टू लर्न टुडे। हम नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो एक डिफरेंट आइटम के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। मुझे ये बताएं कि मल्टीपल बिजनेसेस और मल्टीपल जॉब्स करना वो भी क्या चीटिंग है? नहीं, मल्टीपल बिजनेस करना तो कोई जुर्म नहीं है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, नेवर कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। और आप कर सकते हैं आसानी से? आसानी से तो नहीं कर आसानी सकते, से इट्स अ पर्सनालिटी ट्रेट कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बट आगे क्या है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बट इन ऑर्डर टू रूल फ्रॉम द टॉप यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल। अच्छा, लोग फेलियर पे बात करने से डरते हैं, ठीक है, फेलियर को कोई डिस्कस ही नहीं करता, और अगर आप फेल हो जाए मायूसी आ जाती है बहुत कुछ। इस पे ज़रा जल्दी से बता दें, हम फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। फेलियर पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गिर के खड़ा होना सबसे बड़ी सक्सेस है। गिर के खड़ा होना सबसे बड़ी सक्सेस सबसे बड़ी सक्सेस है।
और जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जिसकी भी स्टोरी आप सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गिरे हैं और बहुत ही ऐसे एक सैड मोड में चले गए हैं और बड़ी मुश्किल से अपने आप को, और कुछ लोग बहुत बार गिरते हैं और फिर खड़े होते हैं। बहुत बार गिरे हैं और खड़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, डजंट मैटर, यू शुड स्टैंड अप। अच्छा, एफर्ट से लोग डरते हैं जी। हमारे माशरे में बहुत ही ज़्यादा ये देखने में आता है कि कोई भी काम, छोटा सा काम करने से लोग डरते हैं कि ये हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे या क्या होगा। इन सब चीज़ों के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को कोई टिप दें। लोग क्या कहेंगे कि फिलॉसफी को आपने एक क्रॉस लगा देना है, क्योंकि लोग किसी हाल में खुश नहीं हैं। सो व्हाट आई डू इज आई गिव थॉट प्रोवोकिंग थिंग्स टू पीपल हु लव टू टॉक। सो थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें देते जाएं और काम करते जाएं। नौरीन गफ्फार साहिबा ने अपनी अभी तक की जर्नी में कामयाब लोगों से मिलके क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि तमाम कामयाब लोगों में ये चीज़ कॉमन है? तवक्कल, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल एथिक्स। That's it. ये मेरा सवाल होता है हर किसी से, क्योंकि इससे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें पता लग जाती हैं। बहुत शुक्रिया नौरीन साहिबा आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस वक्त किसी भी किस्म की मायूसी में हैं, फेलियर में हैं, तो ज़िंदगी रुकी नहीं है, ज़िंदगी चलते रहने का ही नाम है। ज़िंदगी में लोग भी चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी नहीं रुकती। इसी तरीके से अगर कोई आपका टास्क था, आपका गोल था, वो आपसे पूरा नहीं हुआ, या आपका कोई पैशन है, आपका सफ़र उस तक कभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो उसके लिए एफ़र्ट करते रहें, क्योंकि एफ़र्ट करते रहना ही बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि हरकत में बरकत है। एक और सुबह को फिर मुलाकात होगी। तमाम सोशल हैंडल पे आप लोग प्रोग्राम को देख भी सकते हैं और इसके अलावा अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। हलीमा को और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।